हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जेम्स हेडली चेस का नॉवेल खाली हाथ का 6वां भाग। अगला दृश्य। हैरी ग्लेब तिलियास के खंडरात तक किस प्रकार पहुंचा, ये एक अलग दास्तान थी। उसने अपने कमरे में जाने के बजाय रात्रि का शेष भाग उन खंडहरों में छिपकर गुजार दिया था। उसका मस्तिष्क बुरी तरह उलझा हुआ था। विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में कुलबुला रहे थे। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि रबिका नाइट क्लब से कहाँ चली गई थी। क्या उसका अपहरण कर लिया गया था? हैरी ने मन में सोचा। यदि उसका अपहरण कर लिया गया था तो वह इस समय कहाँ हो सकती थी। सबसे बड़ी बात तो उसे ये परेशान कर रही थी कि जब सुबह को वह कैंप में मौजूद ना होगी तो लोग उसके विषय में क्या सोचेंगे। सबसे पहले उसी से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रात्रि भोज के बाद रबिका को उसी के साथ जाते हुए देखा गया था। उसके मस्तिष्क में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि कैमरॉन उसे कैसे जानता था। क्या वो इतना मशहूर चोर था कि देश विदेश में उसकी चोरी के डंके बजते थे। फिर वह स्वयं ही अपनी सोच पर हंस दिया। अवश्य कोई दूसरी बात थी, तभी तो कैमरॉन उसे वहां से भगा देना चाहता था। कैमरॉन ने कहा था कि रबिका यहूदियों के लिए बहुत महत्व रखती है। अब वो सोच रहा था कि रबिका का महत्व किस कारण था। क्या उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के कारण जो रबिका की आंखों में लगे हुए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही था कि उन कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऐसी क्या विशेष बात थी जिसके लिए वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट की स्टीला माइक ने उसके लिए इतना खर्चा स्वीकार किया था। हैरी का यह भी विचार था कि कैमरॉन उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करेगा। वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता था। इस प्रकार हैरी को पुलिस की हिरासत में देकर उसे रबिका से दूर रखा जा सकता था। लेकिन उसका यह विचार गलत निकला। दिन चढ़ चुका था, धूप फैल रही थी। स्थानीय मजदूर प्रतिदिन की भांति अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे। उनके साथ कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ भी थे। हैरी ने अपने छिपने के स्थान से बाहर झांका। उसे वहां कोई असाधारण बात न दिखाई दी। साइट पर और कैंप में हर ओर शांति छाई हुई थी। किसी प्रकार की कोई असाधारण हलचल नहीं थी। वो कुछ देर तक और अपने स्थान पर दुबका रहा। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया और वो उठ खड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे वो कैंप की ओर चलने लगा। उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उथल पुथल मचा रहे थे। वो कैंप से कुछ कदम दूरी था कि ऑफिस वाले कमरे से रबिका को निकलते देखकर उछल पड़ा। कुछ क्षण के लिए तो उसे विश्वास ही न हुआ कि वो जो कुछ देख रहा है वो स्वप्न नहीं है। फिर वह तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उसके निकट पहुंच गया। अरे! रबिका उसकी ओर देखते हुए बोली। रात नाइट क्लब से कहाँ गायब हो गए थे तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। हैरी ने उसे घूरा। यही ये भी खूब रही, रबिका बोली। तुम ही तो मुझे छोड़कर अपने किसी दोस्त के साथ चले गए थे। दोस्त? कैसा दोस्त? ये तो तुम जानो कि कैसा दोस्त। रबिका बुरा मानते हुए बोली। मुझे तो तुम्हारे कैमरॉन के दफ्तर में जाने के बाद ही एक संदेश मिला था कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ ऑफिस के पिछले दरवाजे से बाहर चले गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ना करूं। बताओ, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त था जिसके लिए तुम मुझे नाइट क्लब में छोड़कर चले गए थे? हैरी के होंठों पर एक क्षीण सी रहस्यमय मुस्कुराहट दौड़ गई। वो बात बनाते हुए बोले, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। रात अचानक ही मेरा एक पुराना दोस्त कैमरॉन के ऑफिस में मिल गया था। उसने मुझे अब छोड़ा है। हैरी ने बात बनाई। वो उसे नाइट क्लब में घटने वाली घटना के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए बात टाल गया। तुम सीधी यहीं चली आई थी? हैरी ने पूछा। कोई और बात तो नहीं हुई थी? कैसी बात? रबिका बोली। मैं तो सीधी घर चली आई थी। हैरी ने एक गहरी सांस ली और पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं ज़रा साइट पर जा रही हूँ। तुम दफ्तर में अपना काम संभालो। यह कहकर रबिका वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद हैरी ने कैंप की गतिविधि पर कड़ी नज़र रखना आरंभ कर दिया। वो कुछ अनहोनी घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे कैमरॉन द्वारा भेजी गई पुलिस का भी इंतज़ार था। उसका विचार था कि कैमरॉन चुप बैठने वाला नहीं था। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करने वाला था, और दोपहर तक उसे गड़बड़ी का एहसास हो गया। उसने देखा कि कैंप में दो व्यक्तियों की बढ़ोतरी हो चुकी थी। एक तो उनमें से खुदाई करने वाला मजदूर था, तथा दूसरा एक क्लर्क था। उन दोनों यहूदी की गतिविधि रहस्यमय दिखाई दी थी। शायद कैमरॉन ने पुलिस में रिपोर्ट न करके अपने तौर से हैरी से निपटने के लिए अपने दो आदमी उस कैंप पर भेज दिए थे। ये आने वाले दोनों नए आदमी इसी सिलसिले की एक कड़ी थे। हैरी सदैव से लड़ाई झगड़ों से बचने वाला आदमी था। वो हर संभव प्रयास कर झगड़े से बचना चाहता था, लेकिन परिस्थिति उसे विवश कर देती थी। तो फिर वो पीठ दिखाकर भागता भी ना था, डटकर कठिन परिस्थितियों का सामना करता था। उसे हर हाल में वो कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए थे। उनके बिना वो वापस जाने की सोच भी नहीं सकता था। रात का भोजन करने के बाद हैरी अपने कमरे में आ गया। उस कमरे में रहने वाला अमेरिकी रैंडल वहाँ मौजूद नहीं था। वह प्रातः से ही नासिरा गया हुआ था। हैरी कुर्सी पर बैठा अभी तक की परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था।
अचानक वह दूसरे कमरे में कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक सा गया। अभी तक उसने अपने कमरे की लाइट नहीं जलाई थी। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और दरवाज़ा बंद करके दीवार के निकट आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि उस दीवार के दूसरी ओर रबिका का निवास था। उस दीवार में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से प्रकाश झलक रहा था। हैरी ने कुर्सी उठाकर उस रोशनदान के नीचे रखी और दूसरी ओर कमरे में झांकने लगा। मेज पर पेट्रोमैक्स जल रहा था। उसके प्रकाश में रबिका और उसकी साथी लड़की स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अभी तक हैरी की समझ में नहीं आ रहा था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज किस प्रकार प्राप्त किए जाएं। यहाँ आते ही उसने रबिका से संबंध बढ़ाकर उस सिलसिले में कदम बढ़ा भी दिया था कि बीच में कैमरॉन कूद पड़ा। वो जानता था कि यदि वह रबिका को कहीं बाहर लेकर जाएगा तो कैमरॉन उसका पीछा करेगा। बात अगर यहीं तक होती तो वो निपट लेता, लेकिन कैमरॉन तो मरने मारने पर उतारू था। वो किसी हाल में भी हैरी को रबिका के साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो रबिका को कहीं लेकर भी नहीं जा सकता था। 12 बजे के लगभग रैंडल भी आ गया। उस समय हैरी अपने बिस्तर पर लेटा रबिका के बारे में ही सोच रहा था। वो शराब के नशे में धुत था। वो आते ही नशे में बकबक करने लगा। तुम अभी तक सोए नहीं? उसने लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर पर लगभग गिरते हुए हैरी से पूछा। नहीं, हैरी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्यों? उसने बहकते हुए पूछा। मैं ये देखना चाहता था कि तुम कितनी पी कर आते हो, हैरी ने तब कर उत्तर दिया। बहुत पी, मैंने आज बहुत पी। मेरा दोस्त कहता था कि मैं ज़्यादा न पीऊँ वरना बहक जाऊँगा। मैं कहीं बहकता दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? उसने व्यर्थ की बकवास की। तुम बिल्कुल नहीं बहक रहे, मगर तुम्हारी कैरेसी में कि तुम चुपचाप सो जाओ, वरना फिर मैं बहक जाऊँगा, हैरी ने जलते हुए स्वर में कहा। तुम क्यों बहकोगे? क्या तुमने भी पी रखी है? उसने आंखें पिटपिटाते हुए भोलेपन से हैरी से पूछा। तुम सोते हो या नहीं? हैरी ने इस बार ज़रा ज़ोर से डांटा। सोता हूँ भाई, तुम नाराज़ क्यों होते हो? मैं सो जाता हूँ। ये कहते हुए वो बिस्तर पर पीछे की ओर लुढ़क गया और जल्दी ही खर्राटे भी लेने लगा। हैरी ने चैन की सांस ली और फिर स्वयं भी सोने का प्रयास करने लगा। अगला दृश्य। अचानक होने वाले फायर की आवाज़ सुनकर हैरी की आंख खुल गई। अभी वो कुछ समझ पाता कि उसे एक महिला की चीख भी सुनाई दी। हैरी को यह अनुमान नहीं था कि वो कितनी देर सोया होगा। वो उठकर दरवाजे की ओर भागा, मगर बदहवासी में रैंडल के पलंग से टकराकर उसके ऊपर गिरा। रैंडल गहरी नींद में था, उसे पता भी न चला। वो केवल कसमसा कर रह गया था। हैरी अंधेरे में टटोलता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर से भी अब दौड़ते कदमों की आवाज़ और शोर सुनाई दे रहा था। सुरीली चीख एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार ये चीख ज़रा दूर से आती महसूस हुई थी। कैंप में हंगामा सा मचा हुआ था। हर शख्स चीख चीख कर दूसरे से पूछ रहा था। हैरी बाहर खड़ा यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह चीख कहाँ से और किस दिशा से आई थी। इसी बीच वह सुरीली चीख एक बार फिर सुनाई दी। इस बार हैरी चीख की दिशा का अनुमान लगाने में सफल हो गया था। वो चीख उस दिशा से उभरी थी जहाँ खुदाई हो रही थी। उधर है, उसके पास आकर एक व्यक्ति ने उत्तेजित स्वर में कहा था, जिधर खुदाई हो रही है। हैरी ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया और चीख की दिशा में दौड़ लगा दी। उसे एहसास हुआ कि उसे चीख की दिशा बताने वाला आदमी भी उसके साथ दौड़ रहा था। उन दोनों में होड़ सी लग गई थी। दोनों एक दूसरे से पहले उस स्थान पर पहुंचना चाहते थे जहां से चीख उभरी थी। अभी वो दोनों खुदाई वाले स्थान से 50 गज की दूरी पर थे कि वातावरण में फायर की आवाज़ गूंज उठी। फायर की आवाज़ ने उन दोनों की रफ्तार पर प्रभाव न डाला था। वो पूर्व की भांति निडर होकर दौड़ते रहे। वो दोनों एक गड्ढे में उतर गए। उसी क्षण गड्ढे के दूसरी ओर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हैरी अंधकार में गड्ढे के अंदर दौड़ता हुआ किसी वस्तु से टकराकर मुंह के बल गिरकर कई कलाबाजियां खा गया। वो तो अच्छा हुआ कि गिरते समय धरती से उसकी हथेलियां और पंजे टकराए थे, वरना तो उसके मुंह का भरता बन जाता। उसने संभलते हुए वापस पलटकर उस चीज़ को टटोला जिससे टकराकर वो गिरा था। अगले ही पल उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसके हाथ में किसी की टांग थी। उसने जल्दी जल्दी पूरे शरीर को टटोला तो उसे अनुमान लगाते देर न लगी कि यह किसी स्त्री का शरीर था। इस बीच कैंप की ओर दौड़ते हुए कुछ आदमी वहां पहुंच गए। हैरी ने चीख कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। ए, तुम लोग इधर आओ, यहाँ कोई स्त्री नीचे धरती पर पड़ी हुई है। तुम कहाँ हो? डॉक्टर सैंडो की आवाज़ वातावरण में गूंजी। साथ ही उनके हाथ में पकड़ी टॉर्च का प्रकाश भी घूमने लगा। जल्दी हैरी टॉर्च के प्रकाश में आ गया। डॉक्टर सैंडो अपने कुछ सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने टॉर्च का प्रकाश औंधे मुंह पड़ी स्त्री की कमर पर डालकर हैरी से कहा, जरा इसको सीधा तो करो, देखे तो ये कौन है। हैरी ने औंधे पड़े शरीर को सीधा किया। डॉक्टर सैंडो ने पड़े हुए शरीर के चेहरे पर टॉर्च का प्रकाश डाला। महिला का चेहरा देखते ही हैरी उछल पड़ा। वो रबिका थी। उसके सिर में गोली लगी थी और इसकी सांसों की डोरी टूट चुकी थी। ओ माय गॉड, ये किसने इसके गोली मारी है? डॉक्टर सैंडो ने हैरत और उदासी भरे स्वर में कहा। चारों तरफ दौड़ो, हत्यारे को तलाश करो। डॉक्टर सैंडो ने किसी से अपनी बात का उत्तर न पाकर अपने मात हथों से कहा।
उसका आदेश पाते ही डॉक्टर के मातहत हत्यारे की तलाश में दौड़ पड़े थे, लेकिन हत्यारा रात के अंधकार का लाभ उठाते हुए रेगिस्तान की ओर फरार होने में सफल हो गया था। हैरी जानता था कि अब हत्यारा उनके हाथ नहीं आने वाला था, इसलिए वो कहीं नहीं गया था। उसे तो अपनी ही चिंता सता रही थी। उसका काम अब और भी कठिन हो गया था। तभी उसने डॉक्टर सैंडो की आवाज़ सुनी, जिसने अपने एक सहायक को आवाज़ देकर कहा था, क्लाइव, तुम जल्दी से नासरा जाकर पुलिस को यहाँ होने वाली हत्या की सूचना दो। ठीक है सर। यह कहकर उसका सहायक चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कैंप में मौजूद सभी लोगों को वहां उपस्थित होने का आदेश दिया। धीरे धीरे करके वहां सभी लोग आ गए। जब डॉक्टर सैंडो ने उनकी गिनती की तो उनमें से 2 आदमी गायब थे। अब प्रश्न ये था कि वो 2 आदमी कौन थे जो गायब हैं। पता करने पर मालूम हुआ कि आज दिन में भर्ती किया जाने वाला नया मजदूर और क्लर्क दोनों गायब थे। वो दोनों स्थानीय यहूदी थे। अब हैरी को परिस्थिति का अनुमान लगाने में देर न लगी कि वो दोनों यहूदी रबिका को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वो इसमें सफल न हुए तो उन्होंने उसको गोली मार दी। गोली जानलेवा सिद्ध हुई थी। यह रात्रि का अंतिम पड़ाव था। पुलिस रबिका की लाश को नासरा ले गई। रबिका की लाश के साथ हैरी और डॉक्टर सैंडो का सहायक क्लाइव दोनों गए थे। पुलिस स्टेशन पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद रबिका की लाश को शवगृह भिजवा दिया गया। हैरी क्लाइव के साथ वापस कैंप की ओर चल पड़ा। कार क्लाइव चला रहा था। अब तुम क्या करोगे? क्लाइव ने हैरी की ओर देखते हुए पूछा। क्या मतलब? हैरी चौंका। मेरा मतलब है रबिका तो मर गई, अब वो कॉन्टेक्ट लेंसेज कैसे प्राप्त करोगे? क्लाइव ने शांत स्वर में पूछा। तो तुम स्टीला माइक के आदमी हो? हैरी ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। उसके सारे शरीर में चींटियां सी रेंग रही थी और रक्तचाप अचानक ही बढ़ गया था। नहीं, क्लाइव के शांत स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया था। फिर? तुम शायद नकाबपोश को भूल गए हो, क्लाइव ने कनखियों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। तो तुम सैम हवर्ड के आदमी हो? हैरी ने हवा में तीर फेंका। हाँ, नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्लाइव जैसे अचानक ही गड़बड़ा गया। वो पहले तो हाँ कर बैठा, फिर जैसे ही उसे याद आया वो मुस्कुराने लगा। मगर अब क्या हो सकता था? हैरी के मन में जो आशंका थी वो प्रबल हो उठी। वो होठ चबाते हुए क्रोधित स्वर में बोला, मैं उसी सैम हवर्ड की बात कर रहा हूँ जो छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक होकर फिल्मी अंदाज में बड़ा बदमाश बनने का प्रयास कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो, क्लाइव संभल कर बोला। मुझे तो तुम ये बताओ कि इसराइल तो तुम 6-7 दिन पहले पहुंच गए थे। तुम बीच में 4-5 दिन कहाँ गायब रहे? तुम अपने उस चूहे बॉस से कह देना कि वो मेरी निगरानी न कराए। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ। हैरी ने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा। वो भला कैसे बता सकता था कि बीच में उसने कैसा मूर्खतापूर्ण जीवन बिताया था। वो इस बीच करोड़ों के आभूषणों का स्वामी बनकर फिर से फ़कीर बन चुका था। शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्लाइव ने कंधे उचकाए, लेकिन यह याद रखना कि यदि तुम खाली हाथ गए तो नकाबपोश बॉस को ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी तैसी तुम्हारे नकाबपोश बॉस की। हैरी ने झल्लाकर नकाबपोश को मोटी सी गाली दी। उसके बाद का सफ़र उनका शांति बीता था। दोनों में से कोई कुछ ना बोला था। अगला दृश्य। रात्रि के ठीक 1 बजे हैरी ग्लिब ने बिस्तर छोड़ दिया। कमरे में गहन अंधकार छाया हुआ था। उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उसके प्रकाश में रैंडल के बेड की ओर देखा। प्रतिदिन की भांति रैंडल आज भी नशे में धुत लौटा था और इस समय गहरी नींद सो रहा था। हैरी ने टॉर्च बुझाकर जेब में डाल ली और अत्यधिक सावधानी के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हैरी को मालूम था कि रात को कैंप की निगरानी के लिए एक चौकीदार का प्रबंध था, मगर वो चौकीदार भी इस समय कहीं दुबका सो रहा होगा। वो दबे कदमों से खंडहरों की ओर चलता रहा। कैंप से दूर निकलकर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई और वह एक लंबा चक्कर काटकर उस कच्चे रास्ते की ओर निकल आया जो टीलों में बल खाता हुआ हाईवे तक चला गया था। यद्यपि आधी रात से आधी बीत चुकी थी, लेकिन हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियों का आवागमन जारी था। हैरी सड़क से हटकर तेज तेज कदमों से नासिरा की ओर चलता रहा। कभी वह सड़क के निकट आ जाता था और कभी किसी गाड़ी की लाइट देखकर वृक्षों झाड़ियों की ओट में छिप जाता था। तिलियास से नासिरा का फासला 8 किलोमीटर से अधिक नहीं था और यह दूरी तय करने में हैरी को लगभग 1 घंटा लग गया। शहर के निकट पहुंचकर वो और सावधान हो गया। वो जानता था कि यदि मार्ग में किसी पुलिस वाले की उस पर नज़र पड़ गई तो उसका जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंधेरी गलियों में चलता रहा। उसका रुख उस शवगृह की ओर था जहाँ पिछली रात रबिका की लाश रखी गई थी। हैरी आज दिन में भी इस संबंध में मालूमात हासिल कर चुका था। रबिका की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन पुलिस या अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को यह पता नहीं लग सका था कि उसकी आंखों में कॉन्टेक्ट लेंसेज भी थे। यदि पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर को पता लग जाता तो वह अवश्य उन लेंसेज को निकाल लेता, या फिर पुलिस वाले भी ऐसे ही कर सकते थे। लेकिन हैरी की अंतिम सूचना के अनुसार कॉन्टेक्ट लेंसेज अभी तक रबिका की आंखों में ही थे। हैरी चलते चलते रुक गया। वो जिस गली में जा रहा था वो अचानक ही खत्म हो गई थी। उसके सामने किसी मकान की पिछली दीवार थी और आगे जाने का मार्ग बंद था।
हैरी को वापस आकर दूसरी गली का मार्ग अपनाना पड़ा। 2-3 गलियां घूमकर वह सड़क पर निकल आया। सड़क के दूसरी ओर कुछ मीटर की दूरी पर शवगृह था। सड़क पार करने से पहले उसने दाएं बाएं सतर्कता से देखा और तीव्र गति से चलता हुआ दूसरी ओर पहुंच गया। म्यूनसिपालिटी का यह शवगृह एक मकान में बनाया गया था, जिसके सामने एक छोटा सा दालान भी था। चारदीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। दालान के दूसरी ओर लगभग 10 फीट चौड़ा बरामदा था। किसी समय में यहाँ सात सात 3 कमरे रहे होंगे, लेकिन शवगृह को बनाने के लिए बीच की दीवारें तोड़कर तीनों कमरों को मिलाकर एक हॉल बनाया गया था। बरामदे के सिरे पर शवगृह के इंचार्ज का छोटा सा कमरा था और शवगृह में प्रवेश करने का दरवाज़ा भी उसके निकट था। हैरी कुछ क्षणों तक मकान की पुष्ट पर खड़ा आसपास का निरीक्षण करता रहा। सब कुछ शांत देखकर वह ऊपर से घूमकर दालान की दीवार के निकट आ गया। दीवार लगभग 8 फुट ऊंची थी। हैरी का कट 6 फीट से निकलता हुआ था। आसपास एक बार फिर चौकन्नी नज़रों से देखने के बाद उसने उचककर दीवार पर हाथ जमा दिए। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथों पर बोझ डालकर शरीर को ऊपर उठाना आरंभ कर दिया। चंद सेकंड बाद ही वो दीवार पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर कूदने में भी उसने सतर्कता से काम लिया था। दबे कदमों से दालान को पार करने के बाद वो बरामदे के अंतिम सिरे पर स्थित इंचार्ज के ऑफिस के दूसरी ओर चला गया। कमरे में प्रकाश हो रहा था। हैरी धीरे से इंचार्ज के कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। शवगृह का अधेड़ आयु वाला इंचार्ज लकड़ी की बेंच पर लेटा सो रहा था। बेंच के साथ एक मेज़ थी, जिस पर मोटे से रजिस्टर के निकट ही चाबियों का एक गुच्छा, सिगरेट का पैकेट, माचिस और शराब की बोतल गिलास के साथ रखी थी। मेज़ के दूसरे सिरे पर टेलीफोन रखा हुआ था। हैरी की नज़र रेंगती हुई दरवाजे पर जम गई। इंचार्ज ने सोने से पहले दरवाजे का बोल्ट चढ़ा दिया था। हैरी कुछ क्षणों तक कमरे का अध्ययन करता रहा, फिर ऊपर से घूमकर बरामदे में आ गया। उसने एक बार फिर ऑफिस के द्वार की ओर देखा, फिर जेब से मुड़ा तुरंत तार निकालकर शवगृह के दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस तार की सहायता से ताला खोलने में हैरी को चंद सेकंड से अधिक नहीं लगे थे। उसने धीरे से शवगृह का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से अंदर घुस गया। अंदर प्रवेश करते ही हैरी को झुरझुरी सी आ गई। सर्दी की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। हॉल का टेम्परेचर 0 डिग्री से कई पॉइंट नीचे था। उसने सावधानी के साथ दरवाज़ा बंद किया और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से हॉल को देखने लगा। हॉल के दोनों सिरों पर मध्य से छत पर नीली रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे, जिससे वातावरण काफ़ी हद तक रहस्यमयी हो गया था। एक दीवार के निकट लंबी सी मेज़ रखी हुई थी, जिस पर सफ़ेद रबर क्लॉथ रखा हुआ था। हैरी ने दीवारों की ओर देखा। 3 दीवारों के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी अलमारियां बनी हुई थी। ये अलमारियां पृथ्वी की सतह से 6 फीट ऊंची थी और उचित फासलों पर ऊपर नीचे दराजों की तरह 2-2 फीट के खाने बने हुए थे। हर दराज की लंबाई 8 की और 8 फुट और ऊंचाई चौड़ाई 3 फुट थी। दरवाजे को बाहर खींचने के लिए हैंडल भी लगे हुए थे। दरवाजे के साथ ही हालांकि स्विच बोर्ड भी लगा हुआ था, मगर हैरी ने तेज़ रोशनी का बल्ब जलाना उचित नहीं समझा। फिर जेब से टॉर्च निकालकर उसके सीमित प्रकाश में आगे बढ़ने लगा। उसने कुछ दराजें खींचकर भी देखी थी। पूरे हॉल में केवल 11 दराजें ऐसी थी जिनमें लाशें रखी हुई थीं, जबकि बाकी दराजें खाली थीं। पहली 7 दराजों में पुरुष की लाशें थीं और 4 दराजों में महिलाओं की। लाशें रखने के लिए दराजों का क्रमवार प्रयोग नहीं किया गया था। यदि एक दराज में लाश थी तो फिर 2-3 दराज छोड़कर अगली दराज में किसी की लाश थी। बीच की दराज खाली थी। हैरी को रबिका की लाश की तलाश थी। वो दराजों पर लगे स्टिकरों पर लिखे हुए नाम पढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। रबिका की लाश सामने वाली दीवार की दराज में रखी थी। स्टिकर देखकर हैरी ने दराज को बाहर खींचा तो सबसे पहले उसे रबिका के पैर दिखाई दिए। उसके एक पैर के अंगूठे के साथ भी स्टिकर बंधा हुआ था, जिस पर रबिका का नाम, शवगृह के रजिस्टर का नंबर और लाश लाए जाने का समय और तिथि लिखी हुई थी। हैरी को रबिका की आंखों तक पहुंचने के लिए इस दराज को पूरी तरह से बाहर खींचना पड़ा था। उसने रबिका के चेहरे पर नज़र डाली। कल तक जो एक हंसती मुस्कुराती लड़की थी, आज वह मुर्दा हालत में पड़ी थी। हैरी को उसे इस हाल में देखकर अफसोस हुआ। वो अफसोस के सिवा कर भी कह सकता था। उसने देखा कि रबिका का चेहरा उसी कपड़े की भांति सफ़ेद था जिसमें उसका शरीर लिपटा था। मुंह बंद रखने के लिए थोड़ी से सिर तक पट्टी बंधी हुई थी। हैरी कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा, फिर टॉर्च का प्रकाश उसकी आंखों पर केंद्रित हो गया जो बंद थी। हैरी ने दूसरे हाथ के अंगूठे की सहायता से रबिका की आंख का पपोटा ऊपर उठाना चाहा, लेकिन रबिका को मरे हुए लगभग 24 घंटे हो चुके थे। यूं भी इस कमरे का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कई पॉइंट नीचे था। उसका शरीर अकड़ चुका था और आंखों के पपोटे भी सख्ती से जमे हुए थे। हैरी बिना दोनों हाथों की सहायता के रबिका की आंखों के लेंसेज नहीं निकाल सकता था, जबकि उसके एक हाथ में टॉर्च थी।
तब उसने टॉर्च को लाश पर लिपटे कपड़े पर इस प्रकार सेट किया कि उसका प्रकाश रबिका की आंखों पर केंद्रित रहे। फिर उसने जेब से 2 छोटी छोटी चिमटियाँ और प्लास्टिक की एक थैली निकाली। थैली को उसने कपड़े पर रखा और चिमटी की नोक से रबिका की एक आंख का पपोटा पकड़कर उसे उठाने का प्रयास करने लगा। एक तो कमरे में शिद्दत की सर्दी, ऊपर से एक अजीब से भय का वातावरण। उसके हाथ कँपकपाने लगे। उसने अपने दांतों को दांतों पर जमाया, शरीर को कड़ा किया और एक बार फिर चिमटी की सहायता से उसकी एक आंख के पपोटे को उठाने का प्रयास करने लगा। इस बार उसे सफलता मिली। वो आंख का पपोटा उठाने में सफल हो गया। टॉर्च की रोशनी में शीशा चमक उठा। इसका मतलब था कि आंख में कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद था और वह चमक उसी शीशे की थी। हैरी ने एक चिमटी से पपोटा पकड़े रखा और दूसरी चिमटी की सहायता से उस लेंस की ओर आकर्षित हो गया। चंद ही सेकंड बाद वह लेंस को चिमटी से उठाने में सफल हो गया। उसने उस लेंस को अत्यधिक सावधानी के साथ प्लास्टिक की थैली में डाल लिया। एक आंख से लेंस निकालने के बाद वह दूसरी आंख के पपोटे को उठाने लगा। अभी वो पपोटे को उठाकर दूसरे हाथ की चिमटी से कॉन्टेक्ट लेंस उठा ही रहा था कि बाहर घंटी बजने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक गया। वो ऐसे उछल पड़ा जैसे विद्युत ने करंट मारा हो। चिमटी उसके हाथ से छूट गई। उसके शरीर ने इतनी ठंड में भी पसीना छोड़ दिया। घंटी की आवाज़ के कुछ सेकंड बाद ही दफ्तर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। हैरी को अपनी हालत पर काबू पाने में 1 सेकंड लगा था। उसने शीघ्रता से अपने हाथ से छूटी चिमटी की ओर हाथ बढ़ाया जो रबिका के कान के पास पड़ी थी। चिमटी को संभालकर रबिका की दूसरी आंख से लेंस निकालने लगा। उस लेंस को निकालकर प्लास्टिक की थैली में डालकर अत्यधिक सावधानी के साथ उसने जेब में डाल लिया। साथ ही दोनों चिमटियों को भी कोट की जेब में डाल लिया। फिर उसने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और रबिका की दराज को बंद कर दिया। कमरे के बाहर पक्के दालान में कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो एक से अधिक आदमियों के कदमों की आवाज़ें थी, शायद 3 या 4। आने वाले आने वालों के कदम बरामदे में आकर रुक गए थे। अत्यधिक ठंड के बावजूद उसके जिस्म के मसामों ने पसीना उगलना जारी रखा था। वो अब अपने छिपने के लिए किसी स्थान की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा, लेकिन वहाँ छिपने के लिए कोई स्थान न था, केवल दराजें थीं। तब हैरी ने दराजों में छिपने का मन बना लिया, लेकिन अनायास ही एक विचार बिजली की चमक की भांति उसके मस्तिष्क में लपका। यदि कोई नई लाश लाई गई थी तो उसे रखने के लिए भी वो लोग उसी दराज को खोल सकते थे जिसमें हैरी छिपा हुआ था। ऐसी स्थिति में उसके बचने की कोई सूरत नहीं थी। अब ज़्यादा सोच विचार का समय नहीं था। वो लोग किसी भी समय अंदर आ सकते थे। इसलिए हैरी फुर्ती के साथ उस दराज की ओर बढ़ गया जिसमें पहले ही एक लाश मौजूद थी। संभव तो ये भी था कि वो लोग लाश लेने आए और उन्हें वही लाश निकालनी हो जिसमें वो छुपा हुआ हो, लेकिन इसके चांसेस ज़रा कम ही थे। फिर भी उसे रिस्क तो लेना ही पड़ता। वो जानता था कि शवग्रहों से साधारणतः लाशों को दिन के समय ही ले जाया जाता था, लेकिन उन्हें लाने के लिए कोई समय निश्चित नहीं था। बहरहाल उसके पास रिस्क लिए बिना कोई चारा ना था और उसने रिस्क लेने की ठान ली। हॉल के दरवाजे पर चाबी घुमाई जाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हैरी ने तार से ताला खोलने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद किया था तो ऑटोमेटिक लॉक स्वयं ही लग गया था। दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ के साथ ही हैरी ने दराज को बाहर खींच लिया। उसमें मौजूद लाश का जिस्म कपड़े में ढका हुआ था, लेकिन ये देखने का अवसर नहीं था कि वह लाश किसकी थी। हैरी एक पल नष्ट किए बगैर ही दराज में घुस गया। 3 फुट चौड़ी और 3 फुट गहरी दराज में इतनी गुंजाइश थी कि वह लाश के तहत उसमें आसानी से समा गया। उसका सिर लाश के पैरों के निकट था। उसने एक हाथ से दराज के अंदर एक छोटे से हुक को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से छत पर दबाव डालकर दराज को बंद करने का प्रयास करने लगा। प्रयास सफल रहा। दराज धीरे धीरे बंद होने लगी। ठीक उस समय जबकि शवगृह का दरवाज़ा खुला, दराज बंद हो चुकी थी। अगला दृश्य। हॉल में कदमों की आवाज़ निकट आती गई और फिर हैरी की दराज के ठीक सामने पच्चाप की आवाज़ ठहर गई। हैरी का दिल बुरी तरह धड़क उठा। उसने अपनी सांसें तक रोक ली थी। दरवाजे के अंदर लाश पर लगे हुए केमिकल, अंधकार और अत्यधिक ठंड हैरी को यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त थे कि वो जिंदा है। वो लाश के साथ लगभग चिपका हुआ था और लाश से मन ही मन में उसे डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा याचना कर रहा था। हैरी का मस्तिष्क उन लोगों के वार्तालाप की ओर आकर्षित हो गया जो निकट ही कहीं खड़े आपस में बात कर रहे थे। दराज बंद होने के कारण आवाज़ हालांकि मध्यम थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की सारी बातें उसकी समझ में आ रही थीं। टेरी, लाश कहाँ है जो कल रात तिलियास के खंडरों में यहाँ लाई गई थी? एक आवाज़ सुनाई दी। वो अमेरिकी लड़की? ये आवाज़ शव गृह के इंचार्ज की थी जिसका नाम शायद टेरी था। हाँ वही। दराज नंबर 17 में है, टेरी ने कहा। ये लोग उस लाश को लेने तेल अबीब से आए हैं। लेकिन कैप्टन, लाश तो सुबह ही जाएगी। नहीं, ये लोग सुबह तक नहीं रुक सकते। ये अभी लाश को लेकर जाएंगे। शायद ये वही था जिसे टेरी ने कैप्टन कहकर पुकारा था, लेकिन इस समय लाश ले जाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। कल सुबह तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कैप्टन बोला। ये अभी लाश लेकर जाएंगे।
जैसी आपकी इच्छा, टेरी ने मरे मन से कहा। सुनो टेरी। टेरी को आगे बढ़ते देखकर शायद कैप्टन ने टोका था, क्योंकि टेरी के एक दो कदम चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। यस कैप्टन। आज दिन में कोई इस लड़की की लाश के बारे में पूछने तो नहीं आया था? पता नहीं सर। क्यों? तुम्हें क्यों पता नहीं? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था। कैप्टन की आवाज़ अचानक ही भारी हो गई थी। दरअसल मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से आरंभ होती है, इसलिए दिन में कोई आया था या नहीं मुझे कैसे पता हो सकता है सर? ओह। आवाज़ धीमी हुई। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। सर, इस लड़की की लाश क्या इतनी महत्वपूर्ण है जो ये लोग रात को लाश लेने आए हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि यदि इन लोगों के लिए लाश का महत्व ना होता तो ये लोग विशेष विमान लेकर यहाँ ना आते। बहरहाल तुम दराज खोलो। आइए सर। पता नहीं ये शब्द उसने किससे कहे थे। हैरी को पता न चल सका, कैप्टन से या विशेष विमान लाने वालों से। दराज खुल गई। फिर शायद रबिका की लाश को दराज से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला जाने लगा था। हैरी के लिए यह रहस्योद्घाटन अत्यधिक खौफनाक था कि रबिका की लाश को इजरायली इंटेलिजेंस के एजेंट अपनी निगरानी में तेल अबीब ले जा रहे थे। इसका मतलब था कि नाइट क्लब के स्वामी कैमरॉन ने ठीक ही कहा था कि रबिका यहूदियों के लिए बड़ा महत्व रखती थी, न केवल जीवित वरन मुर्दा भी। हैरी सोच रहा था कि यदि रबिका का महत्व केवल उसकी आंखों में लगे कॉन्टेक्ट लेंसेज के कारण था, तो तेल अबीब पहुंचने के बाद यहूदी निश्चय ही सिर पकड़ कर रह जाएंगे। एक एक क्षण हैरी के लिए एक एक युग के समान लग रहा था। उसको यूं महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर अकड़ रहा हो। सर्दी असहनीय होती जा रही थी। उन लोगों को वहां से जाने में लगभग 20 मिनट का समय लग गया था। फिर हैरी को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक गहरी सांस ली, मगर उसमें दराज से निकलने का उतावलापन न था। वो कुछ मिनट और उसी प्रकार लाश के साथ चिपका शांत पड़ा रहा। जब उसने देखा कि आसपास किसी प्रकार की गतिविधि की आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने फिर दराज की छत पर अपने हाथ का दबाव डाला। दराज धीरे धीरे खुलने लगी। हैरी पूरी सावधानी बरत रहा था कि दराज खुलते समय किसी प्रकार की आवाज़ न हो। दराज पूरी खुल गई तो वो सतर्कता से उसमें से बाहर निकल आया। दराज को बंद करते समय अनायास ही उसकी निगाह दराज में रखी लाश के चेहरे पर जा पड़ी। दूसरे ही चढ़ हैरी के पूरे शरीर में असंख्य चींटियां सी रेंगने लगी। वो कांप उठा। वो किसी बूढ़ी महिला की लाश थी। दराज बंद करने के बाद उसने अपने शरीर की सुकड़ाहट को दूर करने के लिए थोड़ी देर हल्का सा योगाभ्यास किया। जब उसके शरीर में रक्त का सुचारू रूप से चालू हो गया तो वो उस प्लास्टिक की थैली की ओर आकर्षित हुआ जिसमें उसने कॉन्टेक्ट लेंस डालकर अपनी जेब में रखा था। उसने उस थैली को जेब से निकाला और अपना एक पैर ऊपर उठाया। फिर जूते तक अपना हाथ पहुंचाकर उसने धीरे से जूते की एड़ी को एक ओर को घुमाया। एड़ी आसानी से घूम गई तो जूते में उसे एक खाली स्थान दिखाई दिया। उसने उस थैली को उस खाली स्थान में रखकर फिर से उस एड़ी को यथास्थान फिट कर दिया। अब उसका सारा ध्यान शवगृह के बंद द्वार की ओर आकर्षित था। अगला दृश्य। शवगृह से निकलने के बाद हैरी तेज तेज कदमों से चलते हुए एक गली में मुड़ गया। अब उसका इरादा वापस तिलियास के खंडरों में जाने का ना था। वो तो जल्द से जल्द अपने शहर वापस चला जाना चाहता था, जहाँ मैडम फ्रेंच, डाना और जूली उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अभी वो उस गली से निकलकर दूसरी गली में कदम रखना ही चाहता था कि अचानक एक साया उस गली से निकलकर उसके सामने आ गया। हैरी के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा और वो अपने स्थान पर जड़ होकर रह गया। उसके शरीर में एक बार फिर चींटियां सी रेंगने लगी। वो सतर्क हो गया। अंधकार में साया आगे बढ़ा और धीरे से फुसफुसाकर बोला, कम ऑन हैरी, रुक क्यों गए? इस आवाज़ को सुनकर हैरी ने अपने तने हुए शरीर को ढीला छोड़ा और रुकी हुई सांस को खारिज किया। ओह क्लाइव, तुम? वो आवाज़ से उसे पहचान गया था। हाँ चले आओ। क्लाइव ने आगे बढ़कर उसकी बाँह थाम ली। मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा इंतज़ार। क्लाइव ने कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया। इसका मतलब कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो? हैरी ने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए पूछा था। हाँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें किसी अप्रत्याशित घटना से बचाने के लिए पीछा कर रहा था। तब तक वो दोनों गली पार करके सड़क पर खड़ी अपनी कार के पास पहुंच गए थे। आओ बैठो। क्लाइव ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए हैरी को संकेत किया। हैरी यंत्र चालित सा कार के अंदर बैठ गया। उसे हैरत हो रही थी कि वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया। वो तो मार्ग में पूरी सावधानी बरतता हुआ शवगृह तक पहुंचा था। क्लाइव कब और कहाँ उसके पीछे लगा था उसे पता न चल सका था। उन लोगों ने तुम्हें देखा तो नहीं था? क्लाइव ने कार स्टार्ट करते हुए उससे पूछा। तुम किन की बात कर रहे हो? अरे वही इजरायली एजेंट जो रबिका की लाश को लेकर गए। अगर वो लोग मुझे देख लेते तो क्या मुझे छोड़ जाते? हैरी ने हंसते हुए पूछा। हाँ ये तो है। एक बार को तो मैं डर ही गया था। वो लेंसेज तो तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? क्लाइव ने विंड स्क्रीन से नज़र हटाकर कनखियों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। कौन से लेंसेज? हैरी ने अनजान बनकर पूछा। मैं रबिका की आंखों में लगे कॉन्टेक्ट लेंसेज की बात कर रहा हूँ। वो तो तुमने निकाल लिए होंगे। क्लाइव ने शांत स्वर में पूछा। इतना अवसर ही नहीं मिला, हैरी ने झूठ बोला। क्या?
क्लाइव के मस्तिष्क को जोर का झटका लगा और उसके पैर अनायासी ब्रेक पर दबाव बढ़ा गए। गाड़ी के पहिए बुरी तरह चरमराए। हैरी अच्छी तरह जानता था कि क्लाइव नकाबपोश का साथी है, इसलिए वो किसी भी हाल में उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। वो उसके साथ कार में बैठ तो गया था, लेकिन अब बुरी तरह पछता रहा था। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए गाड़ी से उतरने के लिए हैंडल की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वो कार के दरवाजे को खोल पाता, रिवॉल्वर की एक सर्द नाल उसकी कनपटी से आकर लगी। फिर एक फुफकारती आवाज़ उसे पीछे से सुनाई दी, चुपचाप शांत बैठे रहो। उतरने की कोशिश की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। पिछली सीट से एक अजनबी आवाज़ को सुनकर हैरी बुरी तरह चौंका था। गाड़ी में बैठते समय अंधेरे के कारण वो पिछली सीट की ओर ध्यान से न देख सका था। वो यही समझा था कि केवल क्लाइव ही अकेला गाड़ी में उसके साथ बैठा था। तुम कहाँ छिपे बैठे थे भाई? हैरी ने हथियार डालते हुए पूछा। सीट के पीछे वाली खाली जगह में, क्लाइव ने बताया और एक बार फिर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी तिलियास के खंडरों की ओर न जाकर किसी अन्य सड़क पर मुड़ गई थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो क्लाइव? हैरी ने उससे पूछा। चुपचाप बैठे रहो, क्लाइव ने डांटा। आखिर बताने में हर्जी क्या है? हैरी ने उसे छेड़ा। यह ऐसे चुप नहीं बैठेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, पीछे वाले अजनबी ने फुफकारती आवाज़ में कहा। फिर उसने उसका इलाज भी कर दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का दस्ता पूरी तीव्रता से उसकी कनपटी पर मारा था। हैरी की आंखों के आगे फुलझड़ियाँ सी फूट पड़ी। कुछ लम्हे उन फूटती फुलझड़ियों का प्रदर्शन करने के बाद उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। वो मूर्छित हो गया था। अगला दृश्य। हैरी को होश आया तो उसने स्वयं को बड़ी अजीब स्थिति में पाया। उसके दोनों हाथ रस्सियों से कलाई पर से बंधे हुए थे और रस्सियों के अगले सिरे छत में कड़े से बंधे हुए थे। वो नंगे पैर और नंगे शरीर फर्श पर खड़ा था। उसके शरीर पर केवल अंडरवियर था और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। शायद वो उन्हीं छींटों के कारण होश में आया था। उसके सिर में धमाके से हो रहे थे। कमबख्त ने बहुत बुरी तरह से उसके सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा था। उसने आंखें मिचमिचाते हुए सामने देखना चाहा, लेकिन ये सब उसके लिए इतना सहज नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी आंखों को मीचकर अपनी शक्ति को समेटा और पूरी तरह से आंखें खोलकर कमरे का निरीक्षण किया। कमरे के सामने खड़ा क्लाइव एक मग में पानी भरकर उसके मुंह पर छींटे मार रहा था। कमरे में एक कुर्सी के अतिरिक्त और ऐसा कुछ ना था जिसे विशेष कहा जा सके। केवल एक क्लाइव था जिसके एक हाथ में मग और दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी थी। हैरी को होश में आता देखकर वह धूर्तता से मुस्कुराया। तो तुम्हें होश आ गया? हैरी की समझ में न आया कि वो उससे सवाल कर रहा है या स्थिति का अवलोकन। ये तो केवल उसे खूनी आंखों से घूर कर देखता रह गया। क्लाइव ने उसके घूरने की कोई परवाह न की और वापस मुड़कर दरवाजे के पास पहुंचा और बुलंद आवाज़ में बोला, टॉम, बॉस से कहो हैरी को होश आ गया है। यह कहकर वह वापस पलटा। उसने पानी से भरी बाल्टी और मग दरवाजे के पास ही छोड़ दी थी। तुम मुझे कहाँ लाए हो? हैरी ने उसको खूनी नज़रों से घूरते हुए पूछा। वहाँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, उसने गोलमोल उत्तर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कपड़े क्यों उतारे हो तुमने? और मेरे हाथ पैर बांध कर क्या करना चाहते हो? इतने सारे सवाल एक साथ। क्लाइव की मुस्कान और गहरी हो गई। निश्चिंत रहो, सबका उत्तर मिलेगा, मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, कदमों की चाप दरवाजे तक पहुंच गई थी। हैरी का मुंह क्योंकि दरवाजे की ओर ही था, इसलिए वह नज़रें उठाकर दरवाजे की ओर देखने लगा, जबकि क्लाइव को दरवाजे में देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ा था। दरवाज़ा पहले ही खुला था। खुले दरवाजे से आगे पीछे दो आदमियों ने प्रवेश किया। इनमें से एक वही नकाबपोश था जिसने उसका अपहरण कराया था और जान से मारने की धमकी देकर चोरी पर आमादा किया था, लेकिन बाद में शायद उनकी योजना बदल गई थी। तभी से स्टीला माइक ने उससे सीधा संपर्क और कॉन्टैक्ट लेंसेज चुराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे हैरी को कबूल करना पड़ा था। हैरी पहले दिन से ही नकाबपोश को पहचान गया था। उसे पहचानने में उसकी आंखें हैरी की सहायक बनी थीं। वो सैम हेवर्ड की विशेष आंखों को पहचान सकता था। नकाबपोश ने अपने साथी के साथ अंदर कदम रखा, जिसके हाथ में एक हंटर था। नकाबपोश धीरे धीरे कदम उठाता हुआ हैरी के पास पहुंचा। हैरी उसको निकट आता देखता रहा। वो बोलने में पहल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि नकाबपोश स्वयं ही मकसद बयान करे। हैरी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। नकाबपोश के उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, लेंसेज कहाँ हैं हैरी? हैरी इसी प्रश्न की उपेक्षा कर रहा था। उसने अनजान बनते हुए पूछा, कैसे लेंसेज? बकवास मत करो, नकाबपोश गुर्राया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किन लेंसेज की बात कर रहा हूँ। मुझे वो कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए जो रबिका की आंखों में थे। वो तो उसकी आंखों में ही होंगे, हैरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। झूठ बोलते हो तुम, वो फिर गुर्राया। लेंसेज तुम्हारे पास ही हैं। कहाँ हैं? हैरी ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे शरीर के सारे कपड़े तो तुम उतरवा कर देख ही चुके हो, फिर भी कहते हो कि लेंसेज मेरे पास है। हैरी को इस बात का संतोष था कि उसने सही समय पर सावधानी बरतकर लेंसेज को सही स्थान पर छिपा दिया था। इसका मतलब था कि कमरे के कोने में पड़े जूते की एड़ी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, वरना लेंसेज उन्हें मिल चुके होते। मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा। नकाबपोश अपने साथी
के हाथ से हंटर छीनता हुआ बोला, वरना सीधी तरह बता दो वो लेंसेज तुमने कहाँ छिपाए। मेरी समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। कभी कहते हो लेंसेज मेरे पास है, कभी कहते हो मैंने उन्हें कहीं छिपा दिया है। हैरी ने शांत स्वर में कहा। फिर वह नकाबपोश को घूरते हुए बोला, तुमने जो ये नकाबपोश का ढोंग रच रखा है, इस नकाब को उतार फेंको मिस्टर सैम हेवर्ट। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। हमारे बीच ये नकाब बेकार है। क्या? नकाबपोश बुरी तरह चौंका। मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर हेवर्ट। बेहतर यही है कि मेरे हाथ पैर खुलवा दो ताकि हम पास पास बैठकर आराम से बात कर सकें। पहले मुझे लेंसेज का पता बताओ। अब हेवर्ट की आवाज़ में पहले वाली घन गरज नहीं थी। उसके स्वर से पता चलता था कि वह स्वीकार कर चुका था कि वह सैम हेवर्ट ही है। तुम्हारे लेंसेज से क्या मतलब? लेंसों पर तो वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन स्टीला माइक का अधिकार है, हैरी ने बताया। नाम मत लो उस कुतिया का। सैम हवर्ट अपने चेहरे से नकाब नोचता हुआ बोला। उस कुतिया ने मुझे डबल क्रॉस किया है। पहले उसने मुझे तुम्हारे अपहरण को उत्प्रेरित किया, तब उसने मुझसे भागीदारी का वचन दिया था, लेकिन बाद में मुझसे पल्ला झाड़कर सब अकेली तुमसे मिलकर उन लेंसेज पर अधिकार करने में जुट गई। मैं किसी भी कीमत पर हरामजादी को अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। आखिर ऐसा क्या उन लेंसेज में जो तुम दोनों उनके पीछे पागल हो रहे हो? हैरी ने अच्छा अफसर देखकर उससे पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम केवल इतना बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छिपाया है, हेवर्ट ने पूछा। यदि तुम्हें लेंसेज चाहिए तो उनके महत्व के बारे में बताना ही होगा, हैरी ने उसे लालच दिया। सुनो हैरी, क्यों ना हम एक समझौता कर लें, हेवर्ट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। इस बार उसका स्वर एकदम बदला हुआ था। कैसा समझौता, हैरी ने पूछा। फिर अपनी हालत को देखते हुए पूछा, भला इस हाल में कोई समझौता कैसे हो सकता है? तुम पहले मुझसे वादा करो समझौता करने का। अचानक ही हेवर्ट की आंखों की चमक बढ़ गई थी। तुम कैसा समझौता चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो समझौता मुझसे पहले स्टीला ने किया था वो समझौता क्यों ना अब हम दोनों मिलकर कर लें, यानी आधा आधा। हमें उन लेंसेज के बदले जो कुछ भी मिलेगा उसे हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। बोलो क्या कहते हो? मेरा सवाल फिर वही है कि आखिर उन लेंसेज में ऐसा क्या है जो तुम आधा आधा करना चाहते हो? तुम तैयार तो हो ना? बदले में एवर्ड ने प्रश्न किया। जब तक मुझे लेंसेज के महत्व का पता न चले मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है। ये कहने के साथ हेवर्ट ने अचानक एक निर्णय लिया और अपने साथी से बोला, मिस्टर क्लाइव, हैरी को उसके कपड़े वापस करो, उसे लेकर सम्मानपूर्वक मेरे कमरे में आओ। यह कहकर वह वापस मुड़ गया। अगला दृश्य। 15 मिनट वो दोनों आमने सामने बैठे थे। उनके सामने मेज़ पर बोतल और गिलास रखे थे। गिलासों में शराब भरी हुई थी। हैरी इस समय अपनी पूरी ड्रेस में हेवर्ट के सामने बैठा था। वो अपने गिलास से 2 घूंट पीने के बाद बोला, हाँ तो मिस्टर हेवर्ट, अब बताओ उन लेंसेज के बारे में। आखिर उन कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऐसी क्या बात है? इसराइल में बनने वाले एटॉमिक हथियारों के विभिन्न स्थानों का नक्शा है, एवर्ट ने मुस्कुराते हुए मानो धमाका किया। क्या? हैरी बुरी तरह चौंका। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कॉन्टैक्ट लेंसेज में नक्शा? यह आधुनिक विज्ञान का दौर है मिस्टर हैरी, हेवर्ट बोला। वो कॉन्टैक्ट लेंसेज तो बहुत बड़े हैं। विज्ञान की सहायता से इसके 1000वें भाग पर पूरी दुनिया का नक्शा बनाया जा सकता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज पर वो नक्शा क्यों बनाया गया था? हैरी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से हेवर्ट को देखा। गद्दार तो हर कौम और हर दौर में होते हैं, हेवर्ट ने कहा। एक यहूदी वैज्ञानिक को इस बात का बहुत दुख था कि इसराइल ने इराक का एटमी रिएक्टर क्यों तबाह किया। वह इसराइल को एक दहशतगर्द यानी आतंकवादी देश समझता है जो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। उसके विचार में यदि उसे अभी रोका ना गया तो वो न केवल पूरी दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। बस इसी बात को सोचकर उसने अमेरिका को सूचना दी कि वो उसे इसराइल की महत्वपूर्ण गुप्त बातों की जानकारी देने वाला है। हेवर्ट ने एक क्षण चुप रहकर सिगरेट सुलगाई और कश लगाकर धुआं उगलते हुए बोला। उसने एक अत्यधिक बहुमूल्य माइक्रोस्कोप कैमरे से कॉन्टैक्ट लेंसेज पर नक्शा उतारा। यह नक्शा इस प्रकार उतारा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रा भी प्रभावित न हो, उन्हें प्रयोग करने वाले की आंखों पर भी प्रभाव न पड़े। उसने ये लेंसेज एक ऑप्टिशियन के द्वारा रबिका की आंखों तक पहुंचा दिए। फिर उसने उस एजेंट को खबर कर दी, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि उन लेंसेज में किस प्रकार के गुप्त राज है। इसका पता रबिका के इसराइल आने पर चला। यदि पहले ही पता चल जाता तो उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाता। तुम्हारा चयन इसलिए केवल उन लेंसेज को चुराने के लिए किया गया था। ये राज बाद में खुला था। स्टीला माइक को इस राज का पता कैसे चला? हैरी ने पूछा। स्टीला माइक के उस वैज्ञानिक से संबंध है। उसने उसे अपने रूप जाल में फांस रखा है। बस किसी प्रकार उसे लेंसेज के महत्व का पता चला तो उसने मुझसे संबंध स्थापित किया। मैंने तुम्हारा अपहरण कराया, तुम्हें इस काम को करने को सहमत किया, लेकिन वह अचानक ही उसकी नीयत बदल गई और वह अकेले ही उन लेंसेज को हड़पने की सोचकर तुमसे मिली और तुम्हें धन का लालच देकर चोरी पर सहमत किया। लेकिन मैं इतनी आसानी से कभी छोड़ने वाला नहीं था और इसलिए तुम यहाँ चले आए। हैरी ने वाक्य पूरा किया। नहीं, पहले मैंने क्लाइव को यहाँ भेज दिया था ताकि वो तुम पर निगरानी रख सके, लेकिन जब मुझे उन लेंसेज के महत्व का पता लगा तो मैं स्वयं भी यहाँ चला आया। अब बताओ वो लेंसेज कहाँ हैं? हैरी को अपने शरीर में सनसनी सी महसूस हो रही थी। एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक वो लेंसेज इस समय उसके जूतों की एड़ी में सुरक्षित थे,
लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था कि उन लेंसेज को देकर अपनी मौत को दावत देता। वो जानता था कि लेंस हासिल करने के बाद हैवर्ड उसे छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने धीरे से कहा, लेंसेज तो वहीं शवगृह में ही हैं। शवगृह में तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? हैवर्ड ने उत्तेजित स्वर में पूछा। यह तो मैं वहीं चलकर तुम्हें बता सकता हूँ, मगर तुम्हें अपना वादा याद है ना? कैसा वादा? आधा आधा। तुम निश्चिंत रहो, मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है कि मैं अकेले ही सब कुछ हजम कर जाऊँ। इसके लिए मैं तुम्हें कैसी भी ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़बान पर भरोसा है। हैरी किसी प्रकार यहाँ से निकल जाना चाहता था, इसलिए वो उससे सहमत हो गया था। आओ चलें, हैवर्ट ने कहा। वो दोनों उठ खड़े हुए चलने के लिए दरवाजे की ओर मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम भी चल पाते, कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दोनों अपने स्थानों पर जड़ होकर रह गए। दरवाजे पर स्टीला माइक हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। बहुत खूब। स्टीला के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं भी तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगी। हैरी, तुम मेरे साथ चल रहो, और तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तो तुम्हें आते किसी ने रोका नहीं? हैवर्ड ने स्टीला का रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा होते देखकर पूछा। मुझे कौन रोक सकता है? जिन्होंने रोकना चाहा अब वो अपनी सांसें रोके फर्श पर पड़े। अब तुम्हारी बारी है। यह कहकर स्टीला ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव डाला। फिर जो कुछ भी हुआ हैरी के लिए आश्चर्यजनक था। उसे हैवर्ड से इतनी फुर्ती की आशा कदापि नहीं थी। इससे पहले कि स्टीला के रिवॉल्वर की गोली उसके शरीर को छू पाती, हैवर्ड ने हवा में जंप लगाई और स्वयं को गोली से बचाते हुए स्टीला पर जा पड़ा। स्टीला के हलक से एक भयानक चीख निकली। वो दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरे थे। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला था कि हैरी अपने स्थान पर अवाक खड़ा था। उसने हैवर्ड के नीचे दबे दबे अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को प्रयोग करना चाहा, मगर अब हैवर्ड उसे ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहता था। उसने हाथों के बल उठकर घुटनों पर बैठते हुए स्टीला के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। इस बार स्टीला के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। उसे दोहरी मार पड़ी थी। ऊपर से उसके मुंह पर शक्तिशाली घूंसा पड़ा था, तो नीचे उसका सिर पूरी शक्ति से टकराया था। निश्चित रूप से स्टीला की आंखों में नीले पीले सितारे चमक उठे होंगे। हैवर्ड ने दोबारा उसके मुंह पर घूंसा मारना चाहा, लेकिन इस बार उसके मन में केवल हसरत ही रह गई। हैवर्ड के मुंह पर लगने वाली ठोकर ने उसे दूर उछलने पर मजबूर कर दिया था। ये ठोकर स्टीला के साथ आए उसके सहायक ने मारी थी, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। इससे पूर्व कि हैवर्ड संभल पाता, स्टीला के तीसरे सहायक ने उसके जबड़े पर ठोकर सेंक दी। ये दोनों शायद पहले हैवर्ड के साथियों का प्रबंध करने में लगे थे, फिर तो उन दोनों ने हैवर्ड को फुटबॉल बना दिया। स्टीला अपने मुंह से निकलने वाले खून को पहुँचती हुई उठी और गुस्से एवं नफरत से हैवर्ड की ओर देखती हुई अपने साथियों से बोली, छोड़ दे इस कुत्ते की औलाद को, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। स्टीला के दोनों सहायक चौकस अंदाज में हैवर्ड को छोड़कर अलग हट गए। तुमने मुझ पर हाथ उठाने का जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें भी वहीं जाना होगा। यह कहकर स्टीला ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर की उंगली दबा दी। टिच की हल्की सी आवाज़ के साथ हैवर्ड के कंठ से हृदय विदारक चीख उभरी थी। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की गोली ठीक हैवर्ड के दिल में पैवस्त हो गई थी। हैरी कमरे के बीच खड़ा ये दृश्य देख रहा था। वो कमरे से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने स्टीला अपने साथियों के साथ हैवर्ड की मौत बनकर खड़ी थी। हैवर्ड से निपटने के बाद स्टीला जलते हुए नेत्रों के साथ कमरे में अंदर आई और तपते हुए स्वर में हैरी से बोली, लेंसेज कहाँ हैं? हैरी पहले ही स्टीला का आतंकित रूप देखकर चकित था। उसे अपनी जान के लाले पड़ते दिखाई दे रहे थे। वो सोच ही रहा था कि स्टीला को क्या जवाब दे कि स्टीला ने फुफकारती आवाज़ में कहा, उससे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस कुत्ते से हटकर नहीं होगा। हैरी जानता था कि जब तक उन्हें लेंसेज का पता नहीं चलेगा तब तक वो सुरक्षित है, इसलिए साठ समेट कर बोला, तुमने हैवर्ड और मेरी सारी बातें सुन तो ली थी? सुन ली थी, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। लेंसेज तुम्हारे पास है। हैवर्ड मूर्ख था जो तुम्हारी बातों में आ गया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। मुझे वो लेंसेज चाहिए, अभी और इसी समय। फिर उसने अपने दोनों साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इससे लेंसेज के बारे में कैसे उगलवाते हो। स्टीला के दोनों साथी भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़े। उनके इरादे बड़े खतरनाक थे। इधर स्टीला के हाथ में रिवॉल्वर था। वो उनसे अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। ठहरो। उन दोनों को अपनी ओर घूंसा तानते हुए देखकर हैरी चिल्लाया। वो दोनों रुक गए। हैरी ने स्टीला की ओर देखते हुए कहा, मेरे शेष रुपए कहाँ हैं? स्टीला के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। रुपए भी मिल जाएंगे, पहले तुम लेंसेज दो। हैरी को चकते देखकर स्टीला ने अपने साथियों से कहा, तुम अपना काम जारी रखो। वो दोनों एक बार फिर हैरी की ओर बढ़े। हैरी ने उनके खतरनाक तेवर देखकर उन्हें लेंसेज देने का मन बना लिया। वो उन्हें देने के लिए स्वीकार करने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि द्वार की ओर उठी। द्वार पर हैवर्ड का साथी क्लाइव खून से लथपथ अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। वो किसी कारण मरने से बच गया था। उन तीनों की पीठ द्वार की ओर थी। फिर वो तीनों पूरी तरह संतुष्ट थे कि हैवर्ड के दोनों साथियों को वो मार चुके हैं। यही सोच उनकी मृत्यु का कारण बनी। क्लाइव ने अपनी रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाकर गोली चलानी आरंभ कर दी। हैरी पहली गोली की आवाज़ के साथ ही ज़मीन पर स्लिप मारता हुआ मारकर गोता खा चुका था।
इससे पूर्व कि वे तीनों संभल पाते, क्लाइव के रिवॉल्वर से निकलने वाली एक साथ 3 गोलियों ने उन तीनों के शरीर में सुराख कर दिए। वो तीनों चीखें मारते हुए फर्श पर गिरा तो क्लाइव भी था। उसकी हिम्मत और उसका शरीर जवाब दे चुका था। अपने दुश्मनों को मरते देखकर वह अटास लगाते हुए स्वयं भी गिरता चला गया था। कमरे में एकदम शांति छा गई। हैरी के लिए मैदान साफ था। वो उठकर कमरे से भाग लिया। वो जल्द से जल्द खूनी मकान से दूर निकल जाना चाहता था। सड़क पर पहुंचने के बाद उसने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी पकड़ी। हैरी के प्लेन में बैठने के बाद जब हवाई जहाज़ आकाश की ऊंचाइयों पर था तो उसने अपने जूते की एड़ी से वो प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें से लेंसेज निकालकर उसकी खिड़की खोलकर बाहर हवा में फेंक दिए। वो उन खूनी लेंसेज को अपने पास नहीं रखना चाहता था। वो जानता था यदि उसने इन लेंसेज को बेचने का प्रयास किया तो नौबत फिर खून खराबी की आ सकती थी और वह खून खराबी से बचना चाहता था।